सभी साथी जैसा जानते हैं कि IYD3 का आयोजन देश की बात फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में देश प्रेम एवं सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना तथा देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पुनर्जागरण करना। आज के सत्र का जो विषय है वो है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जिसके मुख्य वक्ता हैं श्री सुभाष तन्वर जी। सुभाष तन्वर जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हाँ, ही इज एन एक्सपर्ट इन एम्पावरिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड साथ ही वो फाउंडर एंड CEO हैं सक्सेस कंसल्टेंसी के। इससे पहले कि मैं आज के वक्ता को आमंत्रित करूं कि वो अपना वक्तव्य हम सबके सामने रखें, मैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आप सभी साथियों के सामने रखना चाहूंगा। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है वो 2 माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है, एक जूम माध्यम से, दूसरा फेसबुक लाइव के द्वारा। आज के जो हमारे वक्ता हैं वो तकरीबन 45 मिनट तक अपना वक्तव्य हमारे सामने रखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तरी का सेशन प्रारंभ होगा। जो साथी जूम के माध्यम से जुड़े हैं वह साथी अपने प्रश्न हमारे वक्ता से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही फेसबुक लाइव के द्वारा जुड़े हुए साथी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन हमारे सामने रख सकते हैं। मैं सभी साथी जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं उनसे एक बार अनुरोध करूंगा कि वह सभी अपने नाम के आगे अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि जब हम उनके सवाल लें तो हमें ये स्पष्ट हो जाए कि वह किस राज्य से हैं। अब मैं हमारे जो आज के वक्ता हैं श्री सुभाष तन्वर जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे साथियों का आज के विषय पे मार्गदर्शन करें। सर। सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, तो सबको नमस्कार, सबका धन्यवाद। और देश की बात फाउंडेशन जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी ये विषय पे बोलने के लिए, तो उनकी पूरी टीम का धन्यवाद। तो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज संडे मॉर्निंग है और ये विषय के लिए आप जो सुनने के लिए आए हैं उनका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो विषय मुझे दिया गया है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो सब्जेक्ट है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम अलग अलग, अगर आज का सत्र का मैं दो पार्ट में बोलूंगा कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो जो सब्जेक्ट है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज की तारीख में सबको डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट, और घर से हमें बोला जाता है कि आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो डेवलपमेंट ये बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है और बिना डेवलपमेंट के हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। बट जो आज के हमारे एक्चुअल समस्या है ह्यूमैनिटी के लिए, तो उसके लिए फिर ये इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो 3 शब्द लगाए हैं, अब तक हमने सिर्फ डेवलपमेंट सुना रहेगा, मगर इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ये जो 3 शब्द पहले लगाया है, इसके बारे में हम ज्यादा सुना नहीं रहेंगे और ध्यान भी नहीं दे रहे। हमको लगता है कि जो धरती जैसे चलती आ रही है वैसे चलती रहेगी और हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बता दूं कि जो आज ह्यूमैनिटी और अर्थ और जो पृथ्वी हम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, जो मेजर प्रॉब्लम है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, केमिकल फार्मिंग। तो दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तो हम इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, और इसका इंपैक्ट आज क्या है। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो रिसेंटली 28 फरवरी 2022 की एक रिपोर्ट है आईपीसीसी की। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, जो यूनाइटेड नेशन ने 1988 में बनाया है, ये जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं पे काम करने के लिए। तो जो 28 फरवरी का रिपोर्ट है, उन्होंने वही कहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री का टेम्परेचर अगर पृथ्वी का बढ़ता है, तो ये पृथ्वी हमारे रहने के लायक नहीं रहेंगी, और सो दिस प्लैनेट विल नॉट बी इन अ लिवेबल कंडीशन। क्योंकि जो प्री इंडस्ट्रियल युग था, उसके बाद अगर 1.5 डिग्री बढ़ता है, तो जो प्रॉब्लम हम आजकल देखते हैं कि एक्सेसिव हीट वेव्स है, एक्सेसिव फ्लड है, एक्सेसिव ड्रॉट है, तो और इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है कि जो वो रिपोर्ट का मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूं कि इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि
heat waves, droughts and floods are already exceeding plants and animal tolerance threshold. इसका मतलब जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो जो प्लांट्स और एनिमल के थ्रेशोल्ड लेवल के क्रॉस कर दिया है, और इसका रिजल्ट ऐसा है कि मास मॉर्टेलिटीज इन स्पेसीज सच एज ट्रीज एंड कोरल्स। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जीने का हमारे अस्तित्व को ही धोखा है। और अभी कल परसों हमारे एडवोकेट गिरीश राउत जो है, जो एनवायरमेंट पे काम करते हैं, उनका रिपोर्ट कहना है कि जो पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री टेम्परेचर का हमने टारगेट रखा था वो तो बाजू में, मगर लास्ट ईयर अगस्त 2020 में हमने ऑलरेडी 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर दिया है। अभी अगर 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर दिया है तो इसके हम रिजल्ट देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम बारिश बहुत हो रही है। अभी गर्मी का सीजन जल्दी चालू हो गया तो गर्मी बहुत हो रही है, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे लाइफ पे होगा। अभी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट के लिए लाइफ नहीं रहेंगी तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलता हूं कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफस्टाइल। जीवन रहेगा तो जीवन शैली रहेगी, और इसका जरूर, या फिर एक तो फिर इतना अगर प्रॉब्लम है जैसा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और इनका कहना है कि अगर ऐसे ही ये चलता रहा, अगर हम लोगों ने अगर इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया, इसको ध्यान में नहीं लिया, तो हमारा और हमारे अगले जनरेशन का जो लाइफ है वही इट इज वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वही मुश्किल रहेगा। और उन्होंने कहा कि ये 25-30 साल के बाद ये प्लैनेट लिवेबल कंडीशन नहीं रहेगा। तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये डेवलप करके अगर हमारी ये जो हमारी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन है, इनके लिए अगर ये धरती जीने के लायक ही नहीं रहेगी तो फिर डेवलपमेंट का मतलब क्या? तो इसीलिए जो सब्जेक्ट है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आपने सुना रहेगा एक लड़की है ग्रेटा थनबर्ग, इन्होंने 6 साल पहले ही स्कूल में जाने से मना कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने कहा कि ये 20-25 साल के बाद ये पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी, तो उन्होंने स्कूल में जाना बंद कर दिया कि हम स्कूल में जाके अगर ये 25-30 साल के बाद धरती नहीं रहेगी तो स्कूल में जाके पढ़ के हम क्या हासिल करने वाले हैं। सो ये मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड चालू हो गया है, और मुझे लगता है कि सर जीवन रहेगा तो जीवन शैली रहेगी, और ये जीवन बचाने के लिए, और ये जो हमने 2 डिग्री सेल्सियस का ऑलरेडी जो टारगेट पेरिस करार में दिया था वो क्रॉस कर दिया है, तो इसके लिए इको फ्रेंडली सस्टेनेबल। अभी इको फ्रेंडली का मतलब क्या है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो इकोनॉमी की बात आती है, और इकोनॉमी में जो एक वर्ड है इको का मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स मानव सृष्टि। तो इकोलॉजी नहीं रहेगी तो इकोनॉमी का मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये जो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी, तो ये जो इको फैक्टर है, जो नेचर है, उसको अगर हम बराबर से इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट का मतलब नहीं है। तो इसीलिए इको फ्रेंडली, इसका मतलब नेचर को बैलेंस रखे डेवलपमेंट जरूरी है। आज हर एक को जीने के लिए लगता है, बट ये डेवलपमेंट में इको फ्रेंडली जरूरी है, नेचर का बढ़ाना जरूरी है, पेड़ लगाना जरूरी है। तो हमारे अस्तित्व के लिए जितनी डेवलपमेंट की जरूरी है उतना ही इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, वो जो हम शाश्वत विकास बोलते हैं, आज जो भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, इसका मेन रीजन है एक्सेसिव अर्बनाइजेशन। शहरीकरण बहुत हो रहा है, और शहरीकरण में इतनी गाड़ियां हो गई है, जो फोसिल फ्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जला रहे हैं। तो इसके वजह से शहर, अभी जब मैं मुंबई में रहता हूं तो जो टेम्परेचर 20-30 साल पहले था, ऑलमोस्ट उसमें 5 से 10 डिग्री बढ़ गया है। तो ये बॉम्बे में एक तो जगह कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, जितनी गाड़ियां चल रही है और एवरी टाइम वो ग्रीन हाउस एमिशंस और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जा रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए जो मेन रूट है, ये मेनली एक्सेसिव अर्बनाइजेशन है, और शहर में तो जगह ही नहीं है पेड़ लगाने के लिए। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है कि हमको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये शहर में नहीं हो सकता है। तो फॉर्चुनेटली इंडिया की अभी भी 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, और महात्मा गांधी जी ने बहुत साल बिफोर इंडिपेंडेंस कहा था कि
गांव की तरफ चलो। तो इसका सर एक ही सॉल्यूशन है कि इसके आगे अगर हमको ये प्लैनेट लिवेबल कंडीशन में रखनी है तो हमको ये इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गांव का विकास होना जरूरी है। और गांव का विकास के लिए क्या क्या पैरामीटर है, तो वो मैंने अभी मैं मेरा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि ये गांव का विकास होगा। और आज कोरोना के बाद हमने देखा है कि शहर की इकोनॉमी वैसे भी कोलैप्स हो गई है और ऑलमोस्ट 5 से 10% जनता जो शहर में रह रही थी पोस्ट पैंडेमिक गांव में तालुका गांव में शिफ्ट हो गई है। तो उधर ही गांव का विकास करके हम ये पूरा बैलेंस अप्रोच कैसा रहे। तो मैं सर मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। और नाउ सिंस वी हैव टॉक अबाउट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का अगर इम्पैक्ट और कौन सा भी अगर इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो उसका वाई फैक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको ये क्यों करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम ही नहीं जीवित रहेंगे, जीवन ही नहीं रहेगा, तो जीवन शैली का मतलब नहीं है। तो ये जीवन शैली पे हमको थोड़ा रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो ये लाइफ मिली है वो जीने के लिए मिली है, ना कि जीवन शैली के लिए मिली है। जीवन रहेगा तो हमारी आगे जनरेशन रहेगी। तो मैं मेरा एक जो सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं उसका स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सर मेरे को स्क्रीन शेयर अलाउ किया है क्या? जी जी सुभाष जी, आपको होस्ट हैं ऑलरेडी कर पाएंगे। एक मिनट स्क्रीन। तो सर वहाँ एक शेयर स्क्रीन आ रहा होगा, शेयर स्क्रीन। हाँ ठीक है सर, थैंक दिख रहा है? जी, दिख रहा है सर, दिख रहा है। जी सर, ओके, आपकी हाँ तो ये इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सब पेज देख पा रहे हैं ना? ओके। सो सर ये जो है इसका इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है। अगर हम गांव बचा पाए, गांव पे फोकस किया, क्योंकि 70% अपना देश एक कृषि प्रधान देश है, इकोनॉमिक बेस है। तो 70% जनता गांव में रहती है। गांव का विकास होगा तो ही ये थोड़ा सा हम जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि गांव में जगह है, पेड़ है, बट गांव के विकास के लिए हमको क्या क्या फैक्टर सामने रखने पड़ेंगे, तो इसके में कुछ 4-6 पैरामीटर है। जैसे उनसे ही डेवलपमेंट का अगर हमको करना है तो ये 6 फैक्टर रखना पड़ेगा। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट बचेगा तो हम बचेंगे। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। एट द सेम टाइम आज हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जरूरी है, बट अगेन ये इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल का बैलेंस रखना जरूरी है। एट द सेम टाइम वी आर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो ये सोशल और कल्चरल सस्टेनेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे हर एक गांव, जैसे इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, हम अलग अलग विभागों में डिवाइड है, तो हर एक गांव की हर एक उसकी डेमोग्राफी अलग है, उसका डायनेमिक अलग है। तो उसका लोकल नेचुरल रिसोर्स पे ध्यान रख के, उधर के ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान रखे, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसा हुआ है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस हम गांव के और वहाँ के यूज करके और वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके हम डेवलपमेंट कैसे अचीव कर सकते हैं। इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन वही है, जैसे ह्यूमन और नेचर का ग्रेट बैलेंस हमको करना पड़ेगा। गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन लेना जरूरी है। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। जैसे सर ऐसा है कि हमारे अभी ये पोस्ट पैंडेमिक रिपोर्ट की 84% लोगों की इकोनॉमी कम हुई है। इसका मतलब विषमता बढ़ गई है, और अगर ये आर्थिक विषमता बढ़ती रहेगी तो ये हम रोक नहीं पाएंगे। चंद जो 5-50 लोग हैं देश के, अगर वही उनकी प्रॉपर्टी 100 टाइम्स बढ़ गई है और ऑलमोस्ट 84 to 90% लोगों की
अगर प्रॉपर्टी कम हो रही है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी, तो भी ये हमको करना, ये भी ये जो हम बोल रहे हैं इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हमने सोचा रहा है कि बॉम्बे वाले 4-4, 5-5 एसी और जो शहर वाले यूज कर रहे हैं, बट गांव वाले में कभी कभी मैं भी गांव जाता हूँ तो कभी कभी उनके पास 12 घंटा 15 घंटा बिजली नहीं रहती है, तो ये इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आज हम टेक्निकल और डिजिटल वर्ल्ड में है, तो इसमें प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा माइनिंग, तो ये टेक्नोलॉजी फॉर्चुनेटली एक लेवल पे पहुंच गया है कि जहां पे हम प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जरूरी है, जैसे गुड गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट। तो सर कौन से भी ये अगर कोई चेंज लाना है तो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ गुड गवर्नेंस जो हमारे पॉलिटिशियन चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, तो इनका भी इसमें ये जो हमको अचीव करना है वो इनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। और फिर विलेज डेवलपमेंट के लिए क्या फैक्टर्स है, अगर एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको करना है और उसका मेन सेंटर है गांव, और गांव में अगर ये इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट आना है तो ये जो फैक्टर है, ये 4-8 फैक्टर पे हमको काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चरल, लाइवलीहुड, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक सर्विस, कल्चरल। तो एक हर एक पॉइंट पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है उधर का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इंटरनल रोड्स, गुड इंटरनल रोड्स होने चाहिए। ऑल सीजन कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड, ऑल सीजन कनेक्टिविटी विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो गांव का आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड के वजह से एक अच्छा हो गया कि हर एक गांव में इंटरनेट चला गया है, तो इंटरनेट के वजह से पूरा एक हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड है। तो ऑल सीजन कनेक्टिविटी विद आउटसाइड वर्ल्ड, अभी 2 टाइप की है, इंटरनेट तो पहुंच गया है बट उसके लिए रोड भी होना जरूरी है। हर एक गांव में एक छोटा सा मिनी मार्केट होना चाहिए, जैसे देश की बात में देश की बात फाउंडेशन के अध्यक्ष गोपाल राय जी 10M फॉर्मूला बोलते हैं कि हर एक गांव में एक मिनी मार्केट होना चाहिए, और इसको ही लेके फिर हम बोलते हैं कि हर एक गांव में एक मिनी मार्केट होना चाहिए। और यही थोड़ा सा सब्जेक्ट लेके जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेस कंसल्टेंसी, हम हर एक गांव में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खोल के उनके थ्रू कोल्ड स्टोरेज यूनिट हो गया हो, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, मिनी मार्केट हो गया, अगर ये सब चीजें वहां पे अवेलेबल करके देंगे तो फिर वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो ही गांव का आदमी गांव में रहेगा। जैसे अभी जो यूथ है, यूथ जो पढ़ लिख के गांव से, हर एक आदमी तो शहर में आके बस नहीं सकता है, गांव में शहर में जॉब भी नहीं है, तो गांव में ज्यादा से ज्यादा ही एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी हम लोग कैसे करके दे। तो जो एपीएमसी और मार्केट कनेक्टिविटी है, तो एपीएमसी में शहर का मार्केट हो गया, और उसके लिए गांव में जो हम मिनी मार्केट बोल रहे हैं, और उसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, अभी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार का भी काफी योगदान है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हर एक गांव में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खोल के उधर किसान साथ में आके पूरा एक जॉइंट पूरा खेती को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर एक एक दो अगर हम फार्मर्स लेते हैं तो उनकी 2-2, 4-4, 5 लैंड भी कम रही है, तो 2-2, 4-4 एकड़ पे प्लान करना मुश्किल है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में गांव के सब किसान अगर साथ में आते हैं, और अगर 500 एकड़ और 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ लैंड है, तो उसमें हम जॉइंटली प्लान कर सकते हैं। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो एक टाइप के उनके गांव के लिए बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और सरकार भी एफपीओ के लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है। जैसे गांव में वीकली मार्केट प्लेस होना चाहिए, तो गांव के लोगों को उनकी जरूरत के लिए जो अट्ठावड़ी बाजार का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराने समय से इंडिया में चलता रहा है कि हर एक अपने अपने शहर में एक वीकली बाजार रहता है, और बाजार के उस अठौड़ी बाजार में जो वीकली बाजार के दिन हम जाते हैं और हमारी जरूरत की चीजें वहां पे खरीदते हैं। इको फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे अगर गांव में लोगों को रहने के लिए घर भी होना चाहिए, और फिर वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, और उसमें फिर मिनिमम जरूरतें
देखो सर, आज ये सब प्रॉब्लम में अगर आगे जाना है तो हमको हमारे मिनिमम नीड पे भी काम करना पड़ेगा। तो जरूरत के लिए जो चीजें है उस पे ही थोड़ा फोकस करो। अभी जनरली थोड़ा सा इसमें मैं बोलूंगा कि मेरा ऑफिस 4थे माले पे है, तो आज ये सब्जेक्ट पे मुझे बोलना था वैसे रोज ही, तो मैं लिफ्ट सामने थी मगर मैंने लिफ्ट नहीं पकड़ी, मैं चल के आया, क्योंकि आपको एनर्जी कंजम्पशन में भी काम करना पड़ेगा कि जितनी एनर्जी हम कम करेंगे उतना डेफिनेटली हमारी ये सब जो ग्रीन हाउस एमिशंस है, बिकॉज एनर्जी आजकल बनाने के लिए भी बहुत सारा कोल और बाकी सब चीजें यूज होती है। तो इको फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल जरूरी है। एग्री प्रोड्यूस क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। तो गांव में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से ये सब फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम गांव में अगर अवेलेबल करेंगे तो डेफिनेटली गांव में इस रोजगार भी क्रिएट हो सकता है। जैसे गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या आएगा, स्मार्ट ग्राम पंचायत ऑफिस। हर एक गांव में ग्राम पंचायत का एक अच्छा ऑफिस रहेगा, और हर एक सरकार की ग्राम पंचायत के लिए काफी सारी योजना है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट एक अच्छा ऑफिस रहेगा। तो फिर गांव वालों को भी लगेगा यार हमारा भी एक अच्छा ऑफिस है, और वो ये ऑफिस ही और ग्राम पंचायत जो ऑफिस है वही आपको पूरा लोकल टू ग्लोबल कनेक्टिविटी दे सकता है। स्मार्ट बिल कलेक्शन सेंटर, जैसे हर एक गांव में हम एग्रो और एग्रो अलाइड बेस्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो गांव में एक बिल कलेक्शन सेंटर रहेगा, तो दिस ऑल्सो कैन जनरेट अ गुड एम्प्लॉयमेंट। जैसा मैं अभी 2 महीने पहले गांव में गया था, तो मैंने देखा कि 2 साल पहले जो गांव में जैसे गोट फार्मिंग और काउ फार्मिंग और ये सब नहीं होता था, तो अभी काफी लोग गांव में जाके इन्होंने गोट फार्मिंग, ये चिकन प्रोड्यूसर सेंटर, तो ये काफी सारी चीज अलग अलग की है। और एक काउ फार्मिंग और गोट फार्मिंग और बाकी सब बफेलो फार्मिंग में ये मिल्क कलेक्शन सेंटर, और इसके वजह से गांव की इकोनॉमी बढ़ सकती है। गांव में पोस्ट ऑफिस और सर्विस सेंटर चाहिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और वर्कशॉप। अभी ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर सर जरूरत क्यों है, हम एमएसएमई सेक्टर पे बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारी संस्थाएं डिग्री तो बहुत दे रही है, बट डिग्री लेने के बाद भी हमारे यूथ जॉब करने के लायक नहीं रहते, क्योंकि उसके पास डिग्री तो है मगर स्किल नहीं है। अगर ये देश में हमारा 1.37 बिलियन 137 करोड़ का पॉपुलेशन है, और हर एक साल 1.5 करोड़ यूथ बाहर आते हैं, और सरकार का अभी लास्ट फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर का था कि हम अगले 5 साल में 60 लाख रोजगार डेवलप करेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ साल के 12 लाख देंगे, तो 1.5 करोड़ अगर यूथ हमारे बाहर आ रहे हैं और सिर्फ 12 लाख रोजगार देंगे, तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे। तो इनका स्किल देखो, डिग्री के साथ में तुमको स्किल लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आगे कौन सा भी जॉब करना है, छोटा बिजनेस कर रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पे जरूरी है। इस पर थोड़ा एग्जांपल दूंगा कि इंडिया और चाइना में हमारा इक्वल पोटेंशियल है, मगर चाइना हमारे आगे इतना क्यों गया और इंडिया क्यों नहीं, क्योंकि चाइना में ऑलमोस्ट 5 लाख से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, और अपने इंडिया में 18,000 ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। तो अगर स्किल नहीं रहेगा तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा। तो हर एक गांव में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, वर्कशॉप है, इसका होना जरूरी है, जिससे गांव में ये सब चीजें उधर के यूथ को प्रोवाइड करके उनको स्किल किया जाए। कॉमन ग्रेजिंग फैसिलिटी, जैसे गांव में जो पशुधन है, पशुधन को संभालने के लिए, जैसे हमको चारा लगता है, हमको जीने के लिए जो खाना लगता है, वैसे पशुधन को भी कॉमन ग्रेजिंग, तो उनके लिए कॉमन ग्रेजिंग फैसिलिटी, और गांव में जमीनें काफी है तो इस पे हम काम कर सकते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। दूसरा, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाटर का भी मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो इसके लिए गांव में सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन ऑल सीजन्स। फॉर्चुनेटली आजकल गांव में हम इंडिया में फॉर्चुनेटली बारिश अच्छी होती है, मगर ये वाटर मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो गांव में वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना जरूरी है, ये सब सोल्यूशन है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन ऑल सीजन्स, इरिगेशन वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, किचन गार्डन वाटर अवेलेबिलिटी, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर। तो गांव में भी जो बारिश होती है उसको आजकल बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं कि गांव में ही ये डैम बनवा के गांव में आप पानी रुका सकते हैं। सो ये वाटर फैसिलिटी, सो ये इको फ्रेंडली सिस्टम डेवलपमेंट के लिए बिना पानी के हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। तो वाटर इज अ वेरी
वेरी प्रेशियस कमोडिटी, और हर एक को इसका बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा एनर्जी. बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो अगर एनर्जी भी मिनिमम यूज, अगर मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हम कैसे कर सकते हैं, और फिर एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, आजकल हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, और गांव में तो ये सारी काफी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. तो उसमें मिनिमम डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट एंड वुड एज अ कुकिंग एनर्जी. तो अगर ये इको फ्रेंडली के लिए हम जो गांव में फॉरेस्ट से, जंगल से हम जो वुड लाते हैं, तो उसका मिनिमम यूज किया जाए. स्मोकलेस चूल्हा विद एटलीस्ट 40% फ्यूल एफिशिएंसी. तो स्मोकलेस चूल्हा हम गांव में यूज कर सकते हैं जहाँ पे 40% इसका एनर्जी कम लगता है. बायोमास पायलट्स, गोबर गैस, नेचुरल गैस एज सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी. तो ये बायोमास, ये सब गांव में हम लोग कर सकते हैं. 24 आवर्स होम पावर सप्लाई थ्रू ग्रिड पावर, सोलर, विंड पावर. गांव में जमीन है और गांव में स्पेस भी है, तो सोलर हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं. जैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट ने वहां पे सोलर फार्मिंग और मैक्सिमम लैंड यूटिलाइजेशन, जिसका एक बैलेंस अप्रोच किया है. तो हर एक गांव में सोलर यूज करके वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, और वो एनर्जी ग्रिड से कनेक्ट करके लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए यूज हो सकता है. तो maximum utilization of solar power is also very essential. Energy efficient and eco-friendly street lighting, जैसे solar street light यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Power supply for pipe water supply and irrigation pumps during regular hours. अभी जैसे गांव में है तो इरिगेशन के लिए एनर्जी जरूरी है, तो वहां पे हम सोलर बेस, आजकल वाटर पंप काफी आ रहे हैं, तो इस पे हम काम कर सकते हैं. दूसरा सर, अगर गांव में हम बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल. सो डेफिनेटली हम शहर वाले शहर में तो रह रहे हैं, बट हमारे घर में सर अनाज कहाँ से आता है? तो शहर में बड़े बड़े घर में रह रहे हैं, महंगे घर में रह रहे हैं, मगर हमको जीने के लिए जो जरूरी है अनाज, वो तो गांव से ही आता है और वो किसान ही उगाता है. तो ये एग्रीकल्चरल पे फोकस होना बहुत जरूरी है. और एग्रीकल्चरल के लिए क्या क्या कॉमन फैसिलिटी, अभी एग्रीकल्चर की कॉमन फैसिलिटी सर हम कब प्रोवाइड कर दे सकते हैं? जब वहां पे एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे 100 किसान और साथ में आके उनकी जो गांव की पूरी लैंड है उसके ऊपर प्लानिंग होगा. तो इसीलिए वो प्रॉपर प्लानिंग हो गया. जैसे हम शहर में एक बड़ी कंपनी चलाते हैं और बड़ा स्टाफ होता है, तो वैसे ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक सीईओ हो सकता है, मैनेजमेंट स्टाफ हो सकता है. ये सीईओ, मैनेजमेंट स्टाफ, ये पूरा 500 एकर्स इज लाइक अ 500 एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग लैंड. तो उसका मैक्सिमम प्लानिंग के लिए ये गांव के ही पढ़े लिखे बच्चे वो सीईओ और वहां का मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं. सो एग्रीकल्चर में कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप पैटर्न बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी इंडिया के हर एक क्षेत्र में कई जगह बहुत बारिश होती है, कई जगह कम होती है. तो बेस्ड ऑन वहाँ की जो वाटर अवेलेबिलिटी है, वहाँ का उधर का क्रॉप पैटर्न भी होता है. तो बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ का क्रॉप पैटर्न डिसाइड करके ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस उस पे प्लान कर सकते हैं. रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड वाटर पंपिंग एंड बोरवेल्स, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता है. इसलिए हम लोगों ने देखा रहेगा कि वाटर लेवल ये बहुत बहुत नीचे चला गया है. और इसके लिए गांव में कौन सा क्रॉप लगाने का, जो क्रॉप कम वाटर कंज्यूम करे, उसका भी प्लानिंग हो सकता है. कम्युनिटी इनिशिएटिव ऑन प्लांटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेटिव ट्रीज, फॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन. हर एक गांव में हम कौन से वहां पे प्लांट लगा सकते हैं जो पानी कम खींचे. और जैसे गांव में पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, सो उसका भी प्लानिंग हो सकता है. सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट वाटर यूटिलाइजेशन. तो ये अगेन वाटर मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और हमने देखा रहेगा कि कई जगह बारिश बहुत होती है, मगर अप्रैल और मई में इनका वाटर का बराबर से प्लानिंग न होने की वजह से उनको, गांव वाले को पानी नहीं मिलता है. तो ये वाटर कंजर्वेशन, और इसमें सरकारी की काफी योजना है. तो सरकार के साथ मिलके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और उनके मैनेजमेंट स्टाफ इस पे काफी वाटर कंजर्वेशन में काम कर सकते हैं. लाइवलीहुड सर, अगेन गांव में रहना है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो लाइवलीहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट.
क्योंकि विदाउट लाइवलीहुड वी कैन नॉट सर्वाइव। तो गांव में जो एग्रो एंड एग्रो अलाइड बेस्ड खेती के अलावा पैरेलल हम वहां पे क्या एक इकोनॉमिक के रिसोर्स अवेलेबल करके दे सकते हैं, तो इसमें फिर एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फिर काउ फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, चिकन का पोल्ट्री फार्म वगैरह है, ऐसे काफी सारे हैं। गांव में हम आर्ट्स को काफी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया का मेन आर्ट तो गांव से आता है। तो ये जो क्राफ्ट्समैन हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, तो गांव में जब हम मिनी मार्केट अवेलेबल करके देंगे और एक फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये काफी सारी फैसिलिटी हम गांव वाले को अवेलेबल करके दे सकते हैं। कॉटेज और होम इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे गांव में एक 30-40 साल पहले एक सेल्फ सस्टेनेबल जो हम गांव बोलते हैं, शाश्वत गांव हुआ करता था, क्योंकि गांव के लोगों की जरूरतें गांव में मिलती है थी। तो ये कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन जो गांव के हिसाब से हम गांव में अवेलेबल करके दे सकते हैं, ताकि उनको ये सब सर्विसेज के लिए बाहर किसी को अवेलेबल ना रह पाए। और ये भी सर्विसेज अगर बाहर वाले को चाहिए तो बिकॉज कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन ये स्किल जॉब आता है, वो आप मैक्सिमम इसका रिक्वायरमेंट भी होता है। तो ये कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन सर्विस प्रोवाइडर हम फैसिलिटी गांव में अवेलेबल करके दे सकते हैं। एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स, अगेन देयर आर 2 काइंड ऑफ लेबर्स। हर एक आदमी एग्रीकल्चर पे नहीं काम कर सकता है, जो नॉन एग्रीकल्चरल में फिर ये अपने कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बिंग, ये काफी सारी है। तो ये जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में हम लोग अवेलेबल करके दे सकते हैं। सर, अगर इंसान का जहाँ पे रहते हैं तो सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे स्वच्छता भी रखना जरूरी है। और सैनिटेशन, जैसे स्वच्छ भारत हम बात कर रहे हैं, तो स्वच्छ भारत के लिए देखो, हम जहाँ पे रहते हैं उसकी तकलीफ हमको ही होती है। तो सरकार की ये फैसिलिटी है, जब तक हम अपने आप को वहाँ पे सैनिटेशन से कनेक्ट नहीं होंगे, जब हम अपने आप को सिर्फ कपड़े और ये सब अच्छे पहनने से स्वच्छ नहीं, हमारे आजू बाजू का एनवायरमेंट, एम्बियंस, परिसर भी स्वच्छ होना चाहिए। और इसके लिए मेनली जो गांव में प्रॉब्लम होता है कि जो वाटर है, वो वाटर का पानी आप उसका ड्रेनेज बराबर नहीं करेंगे, तो फिर वो मच्छर और बाकी के सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके लिए सैनिटेशन की जो भी फैसिलिटी है, टॉयलेट विद प्रोविजन ऑफ वाटर एंड सेप्टिक टैंक, वेस्ट मैनेजमेंट होना जरूरी है। आजकल गांव का मेनली जो वेस्ट आता है वो मेनली एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है। तो वो एग्रीकल्चरल वेस्ट का ही मैनेज करके वहाँ पे हम खत बना सकते हैं। तो उस पर काफी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट विद प्रॉपर ड्रेनेज एंड ग्रे वाटर यूज, जैसे शहर में आजकल रिसाइकलिंग, वाटर रिसाइकलिंग के काफी हुए। जस्ट 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिसाइकलिंग प्लांट चालू किया है। तो मेनली जो अपना रीयूज ऑफ वाटर, तो ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट विद प्रॉपर ड्रेनेज और ग्रे वाटर रीयूज, जैसे ये जो है हम प्लांटेशंस और बाकी सब कामों के लिए यूज कर सकते हैं। काउ शेड, बायोगैस, गोबर पीट, ये काउ शेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे काउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इंडिया। हम काउ को गौ माता समझते हैं, उनका दूध और उनकी हर एक चीज। तो काउ शेड, बायोगैस, गोबर पीट, इसका भी हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर सर सस्टेनेबल के लिए, और हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, जैसे एजुकेशन हो गया, एट द सेम टाइम हेल्थ केयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और तो हर एक गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ। एटलीस्ट गांव में 1-1, 2-2 लोगों के लिए, जैसे दिल्ली में वो मोहल्ला क्लिनिक का एग्जाम्पल है। तो गांव उसी बेस पे, गांव में ही हम गांव के लोगों को एक मोहल्ला क्लिनिक के बेस पे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर चालू कर दे सकते हैं। So it is 1 bed per 1000 population। फिर गांव में एक डॉक्टर हो, नर्सेस हो, लैब टेक्नीशियन, आशा वर्कर। गांव में जो दूसरा प्रॉब्लम होता है कि स्नेक्स है स्कॉर्पियन बाइट के लिए, तो उसके लिए एंटीवेनम इंजेक्शन, स्कॉर्पियन स्टिंग, स्नेक एंड डॉग बाइट और बाकी सब चीजें हम अवेलेबल करके दे सकते हैं। वेटरनरी सर्विस सेंटर, सर गांव में अगर हम एनिमल्स है तो उनके हेल्थ के लिए भी जो एनिमल वेटरनरी डॉक्टर है तो वो भी होना जरूरी है, क्योंकि मेनली ये हमारा देश का मेन रिजर्व है। तो ये वेटरनरी सर्विस सेंटर होना, गांव में क्रेमेशन ग्राउंड्स, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये है। तो गांव गांव में आजकल एजुकेशन पे काम होना जरूरी है। कल ही मेरे कंपनी ने एक
ऑर्गेनाइजेशन है जो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। चेतना एजुकेशन 1977 पे है। हमारे कंपनी ने उनके साथ टाइप किया है कि गांव-गांव में हम अफोर्डेबल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल डिजिटल का जमाना है, तो गांव में इंटरनेट है और जो ग्राम पंचायत ऑफिस है, तो ग्राम पंचायत ऑफिस में ही एक डिजिटल रूम करके गांव के लोगों को और ये डिजिटल एजुकेशन हम अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एजुकेशन में आंगनवाड़ी विद मिड डे प्लान है, टॉय लाइब्रेरी, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज, हर एक गांव में लाइब्रेरी, स्टडी रूम होना जरूरी है, कंप्यूटर रूम विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। मैं सर 15 दिन पहले ही गया था गांव में मेरे, तो एक्चुअली अगर वहां पे इच्छा शक्ति है तो जबरदस्त हो सकता है। तो मेरे ही गांव में वहां पे जलगांव डिस्ट्रिक्ट का हूं मैं, तो वो इतना बढ़िया वहां के पार्टिसिपेशन से, कोऑपरेशन से बना है। तो गांव में अगर इच्छा है तो ये हर सब चीजें मिल सकती है। और हमारे जैसे जो शहर में लोग हैं, डेफिनेटली इसके लिए जो शहर में रह रहे हैं वो हमारे गांव में क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे मैं भी मेरे गांव में काफी योगदान देते रहता हूँ, तो मुझे लगता है शहर वालों को ये इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने गांव में पार्टिसिपेशन लेना जरूरी है। क्योंकि आप शहर में तो ये सब कर नहीं सकते, बट आप अपने गांव को और शहर के कुछ लोग गांव को अडॉप्ट करके वहां पे ये सब चीजें एजुकेशन के लिए क्या क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ताकि फिर गांव के लोगों को ये सब फैसिलिटी गांव में मिले। पब्लिक सर्विसेज, जो गुड गवर्नेंस फैसिलिटी है, कियोस्क बेस्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे आजकल तालुका लेवल पे ई सेवा केंद्र है, बट वो हम गांव के लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। बैंकिंग, आजकल डोर स्टेप बैंकिंग तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो हमने तात्काल बैंकिंग करके, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास ये जबरदस्त सोल्यूशन है जो गांव के जो लोग हैं उनको आज बैंकिंग की कौन सी भी सर्विसेज अवेलेबल करने के लिए घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है गांव में, वही गांव में किसानों के पास जाएगा और उनके बैंकिंग की सब सर्विसेज, मनी डिपॉजिट, मनी विड्रॉल, मनी ट्रांसफर गांव में कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बैंक, हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर, नर्सरी, अगर हम गांव को इस तरीके से एम्पावर करेंगे तो डेफिनेटली अभी रूरल डेवलपमेंट के लिए काफी सारा बजट गांव के लिए है। तो विद रूरल ये सब फैसिलिटी गांव में हम अवेलेबल करके दे सकते हैं। आजकल ये हेल्थ केयर के लिए टेलीमेडिसिन एंड रिमोट काउंसलिंग, ये सॉल्यूशंस अवेलेबल है। स्मार्ट मार्केट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे हमने एक हमारा डिजिटल मॉल बनाया है, तो गांव के लोगों को उनकी जरूरत है की चीजों गांव में ले सकते हैं, बट गांव में जो पूरा प्रोड्यूस होता है, तो ये B2B और B2C, जैसे फार्मर्स का प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट, ये दो सर्विसेज लगती है। तो प्री हार्वेस्ट में उनको खेती के लिए जो भी चीजें हम अवेलेबल करके दे सकते हैं। बट किसान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसा किसान आंदोलन क्या कर रहे थे, हमको MSP दो, तो किसान प्रोड्यूस तो करता है, मगर किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है इसको एक सरकार प्रॉपर MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती है। तो इसमें हमने जो मॉल बनाया है वो हम ये किसानों का, उन्होंने जो उनकी जो डिमांड है उस हिसाब से हम उनको मार्केट अवेलेबल करके दे सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इसके थ्रू गांव के जो किसान है इनके प्रोड्यूस को हम शेयर और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करके दे सकते हैं। कल्चरल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। जैसे इंडिया इज नोन एज अ कंट्री फॉर कल्चरल हेरिटेज, सो इसमें हर एक गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, स्पोर्ट फैसिलिटी हो, पब्लिक पार्क। फॉर्चुनेटली गांव में जमीन काफी रहती है, तो उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, और मुझे लगता है अभी यही लेके हमने ये जो एक हमारी जो कंपनी है, हम इंडिया के हर एक गांव में सोशल एंटरप्रेन्योर्स वहां के यूथ को बना रहे हैं। और वो सोशल एंटरप्रेन्योर सर हमारे लिए वो एक गांव का CEO रहेगा। जैसे प्राइवेट कंपनी में CEO रहता है और वो CEO की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर गांव का यूथ रहेगा, उसको हम गांव के CEO के तरफ ट्रेन कर रहे हैं, एंड ही विल कन्वे ऑल देयर प्रॉब्लम्स। और उनके वो जो जितने भी प्रॉब्लम हमारे तरफ आएंगे, तो हमारी बैकएंड हमारी एक पूरी टीम है, तो हमारा ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है उसके माध्यम से गांव के जितने भी प्रॉब्लम है उसके हम सोल्यूशन देने का काम करते हैं। पब्लिक पार्क्स, गांव में भी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना में 2 साल हम बाहर नहीं जा पाए, मगर इंडिया के जैसे आप कोकन में जाओ, इधर जाओ, तो उधर हर एक गांव में उन्होंने अलग से एक रूम निकाल के रखा है कि आदमी, शहर का आदमी 2-2, 4-4 दिन गांव में जाके एक एग्रो टूरिज्म टाइप फैसिलिटी कर सकता है।
अगर गांव को हम इतना जबरदस्त अच्छा बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लोग फॉरेन में जो जाते हैं और हमारा काफी पैसा जाता है, तो हम अपने गांव में जाके एग्रो टूरिज्म का फायदा उठा सकते हैं। गांव में विलेज आर्ट क्राफ्ट सेंटर, विलेज प्रोडक्ट्स डिस्प्ले सेंटर, ये सब है। एट द एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी सर इसके लिए, अगर डेवलपमेंट के लिए हर एक गांव में जो लोकल रिसोर्सेस है, उसमें मैन पावर रिसोर्सेस है और नेचुरल रिसोर्सेस है, इसका प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लोकल ह्यूमन रिसोर्सेस, इसका कॉम्बिनेशन करके हम गांव में ज्यादा से ज्यादा ये सब चीजें कर सकते हैं और गांव में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। जैसे गांव में एग्रो और एग्रो अलाइड बेस्ड यूनिट चालू हो सकते हैं, ऑर्गेनिक है, जूस है, जूसा गांव का जो कुछ है, तो हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू करते हैं, तो गांव में जो किसानों का माल है वो खराब नहीं होगा और वो वहां पे हम उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। लाइफ फिश पॉन्ड, फिश कल्चर, गांव में जमी है तो फिश पॉन्ड और फिश कल्चर एक इकोनॉमी का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जिससे काफी जॉब क्रिएट हो सकती है, इकोनॉमी क्रिएट हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्री गांव में अगेन बेस्ड ऑन व्हाट इज अवेलेबल, हम अलग अलग गांव में, जैसे अभी पढ़े लिखे बच्चे गांव में हैं तो सर्विस इंडस्ट्री पे हम काम कर सकते हैं। और जैसे एग्रो टूरिज्म की हम बात कर रहे थे, विलेज ब्रांडिंग टूरिज्म, होम स्टेज, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। जैसे गांव, हर एक इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि कुछ कहाँ पे कुछ डेजर्ट है तो कहाँ पे पहाड़ है, काफी बारिश है, तो ये सब चीजें वहाँ का लोकल डायनामिक स्टडी करके वहाँ, और हर एक को, जैसे किसी को पानी पसंद है, किसी को पहाड़ पसंद है, तो ये टूरिज्म पे हम काम कर सकते हैं। तो ये करने के लिए सर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? जनरली हम लोग कॉर्पोरेट में, मुझे कॉर्पोरेट का 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका एक गांव के जो बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत है, इसको साथ में आके एक प्लान करना जरूरी है। उसके लिए मेथोडोलॉजी क्या है कि अभी एग्जिस्टिंग क्या सिचुएशन है, एज इज असेसमेंट, और स्टडी करके कि ये आज सिचुएशन और ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ा स्टडी कर ले और हमको गांव को ऐसा बनाना है, तो हमको समझ में आएगा कि ये है आज की स्थिति और हमको ऐसा बनना है, वेयर आर वी टुडे और वेयर वी वांट टू गो। और फिर वो गैप एनालिसिस स्टडी करके हमने वो एक्शन पॉइंट डाल दिया कि ये सब चीजें हैं। इसमें हम काफी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रूरल डेवलपमेंट में, जैसे हमारा कंपनी का मेन फोकस है, वी फोकस ऑन, वी प्रमोट नेशन बिल्डिंग थ्रू टीम कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव सक्सेस, और इसमें हमारा रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट पे फोकस है। तो इसमें अगर गांव को कोई भी सर्विसेज चाहिए तो हमारी पूरी टीम है, देश के बाद फाउंडेशन के साथ अब मिलके काम कर रहे हैं। सो एक्शन पॉइंट्स विद प्रायोरिटी सेटिंग, टेक्नोलॉजी मैपिंग एंड टेक्नोलॉजी असेसमेंट। यस, आज हम शहर के लोग हैं, ये सब टेक्नोलॉजी जानते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज हम गांव में करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट। रिकमेंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एक गांव के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हो, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी कॉमन फॉर ऑल नहीं हो सकती, तो बेस्ड ऑन वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है और डेमोग्राफी है, वहाँ पे एक अलग टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। फेज वाइज एक्शन प्लान, लिस्ट ऑफ वर्क्स, एस्टिमेट, ये पूरा प्लानिंग हम दे सकते हैं। और इसके लिए मेन क्या है कि करना तो चाहते हैं, मगर फंड कहाँ से आएगा? तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम फंड रेजिंग पे भी बड़े लेवल पे, बिकॉज लॉट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। सो वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा एसोसिएशन है, सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक, सरकार के साथ का एसोसिएशन और इवन लोकल बैंक को लेके ये जो डेवलपमेंट के लिए जो भी फंडिंग लगने वाला है वो हम अवेलेबल करके दे सकते हैं। और डेफिनेटली देश के बाद में तो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन प्लान, लीडरशिप ट्रेनिंग, सर जो जरूरी है इसके लिए जो लीडरशिप, बिकॉज लीडरशिप का क्या होता है कि आजकल की जो लीडरशिप चालू है वो उनको हम मानते हैं कि जॉब ऑफ लीडरशिप इज टू क्रिएट मोर लीडर्स, और इसका मतलब क्या है कि आप उनको लीडर बनाओ, उनको एम्पावर करो, उनको डेलीगेट करो और उनको सपोर्ट करो, ना कि फॉलोअर बनाओ। तो ये लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली आवर ऑर्गेनाइजेशन वी बिलीव इन क्रिएटिंग लीडर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। और इसके लिए फिर क्या जरूरी है, जैसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लानिंग ट्रेनिंग, तो ये जीपीडीपी जो बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लानिंग, इसमें हम देश की बात के साथ में मिलके वो
आप वहाँ के लोकल रिसोर्सेज यूज करके वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ का डेटा मिल गया उस हिसाब से फिर काम कर सकते हैं। एंड ऑल अबाउट डेटा, फिर सर सेकेंडरी डेटा, डेमोग्राफिक डेटा, विलेज रेवेन्यू मैप, रेनफॉल डेटा, आजकल ये सब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अवेलेबल है, तो ये सब हम आपको अवेलेबल करके दे सकते हैं। तो गांव में अगर सी व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सो आज हर एक गांव में एजुकेटेड यूथ अवेलेबल है, बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। सो इवन देश के सामने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और शहर और सरकार हर एक को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो हम बोलते हैं कि solution to unemployment is not employment, then what is the solution? Solution is self employment, और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं, और सोशल एंटरप्रेन्योर्स एम्पावर करने के लिए ही इस पे काम होना जरूरी है। सो दिस इज ऑल ये है। तो फाइनली यही कहेंगे सर कि आज की तारीख में प्रॉब्लम तो बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, समस्या बहुत है, बट हम ये प्रॉब्लम समस्या में उलझना नहीं चाहिए, और इसको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो we need to come out of this problem challenges mindset. We need to develop the solution centric approach and solution centric mindset. So yes, यही आज तो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। इस पे फिर हम क्वेश्चन शुक्रिया। ले सकते हैं सर। शुक्रिया सर, आपने आज का जो विषय था उसको बहुत ही सरल शब्दों में हमारे जो श्रोता हैं उनके सामने रखा, और आपने बहुत अच्छी बात की कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी चीज को सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने सत्र को आगे की तरफ लेके चलते हैं और अपना प्रश्नोत्तरी सत्र स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जूम के द्वारा जुड़े हुए साथियों का प्रश्न लेंगे। मैं सभी साथियों को दोबारा बताना चाहूंगा कि जो साथी हमारे वक्ता से अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वह सभी हैंड रेज का ऑप्शन यूज करके अपने प्रश्न हमारे वक्ता के सामने रख सकते हैं। तो हम अपना प्रश्नोत्तरी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे साथी हैं ललित यादव जी उड़ीसा से, तो मैं ललित यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रश्न हमारे वक्ता के सामने रखें। ललित यादव जी। ललित जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। जी ललित जी, आप अपना प्रश्न रखिए। जब अभी सर लास्ट एंडिंग करने के टाइम पे बता रहे थे कि मतलब हम लोग मिनी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जॉब्स तो और नहीं है, प्राइवेट जॉब हो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मतलब जो भी हमारा जॉब जो भी है उसमें भी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, गवर्नमेंट भी है उसमें भी सिक्योरिटी नहीं है, तो जो भी है मिनी टेक्नोलॉजी का यूज करके गांव की तरफ जाना है, जो कि हमारा मतलब स्वराज की मतलब परिभाषा बोलते हैं उसको। तो सर ऐसा कौन सा मतलब टीम है, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जिनको भरोसे में हम मतलब गांव में काम करवा सकते हैं और जो रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, मतलब एक सोशल का रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, ऐसा कोई मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, नया टीम कुछ आ रहे हैं जो मतलब बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, छोटा छोटा इंडस्ट्री है, वो कोई है क्या जिसके साथ तो हम कुछ मतलब किसी मतलब बंदे लोग को मिला के मतलब उनको डेवलप कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम ठीक है, हम देश की बात की तरफ से ये कर रहे हैं और ये मिनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उसका फायदा भी मतलब लोगों को मिल रहा है और करप्शन भी कम हो रहा है। थैंक यू सर। सर तो देखो, हर एक तालुका में इंडिया के जो तालुका तहसीलदार होता है, तो हर एक तालुका में तालुका लेवल पे एक ऑफिस होता है, और यहाँ पे हर एक तालुका लेवल पे इवन स्किल डेवलपमेंट का ऑफिस रहता है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये सब फैसिलिटी बनाई है, प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे तक पहुंचता नहीं है। तो आप मेनली देखो इसमें लोकल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, और वो उसमें आप तहसीलदार को जाके मिलते हैं, तो आपके वहाँ के जो एमएलए है, देखो हम सिर्फ लोगों को चुन के दे रहे हैं मगर उनसे काम नहीं करवा रहे हैं, तो जो हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुन के देते हैं ना, उनके माध्यम से तालुका में गवर्नमेंट ने सब फैसिलिटी दी है, मगर वो हमारे तरफ पहुंचती नहीं है। और इसके अलावा काफी सारी एनजीओ है जो सोल्यूशन देने के लिए तैयार है, सिर्फ आपको वहां तक पहुंचना चाहिए। और इस पे फिर जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम देश की बात के साथ मिलके आपको जो भी गांव में ये सब जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया
एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चरल बेस हो गया, इसका सब सोल्यूशन हम हमारे लेवल पे भी दे सकते हैं। बट आप आपके एग्जिस्टिंग तालुका में जाओ और उनके तहसीलदार को मिलो, वो बता देगा कि ये चीजें रूरल डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपके तालुका में है। बाकी देश की बात फाउंडेशन के माध्यम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारा भी फोकस पूरा ये जो सब्जेक्ट ही है कि रूरल डेवलपमेंट पे ही काम करना जरूरी है, तो हम रूरल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पूरे सॉल्यूशंस है। थैंक यू। शुक्रिया सर। हमारे अगले जो साथी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, विवेक बिहार से। विवेक जी, आप अपना प्रश्न रखिए। विवेक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? शायद विवेक जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो यूपी से विनेश गहलोत। विनेश जी, आप अपना सवाल रखिए। जी जय हिंद सर। मेरा सवाल ये है सर कि जैसा कि विलेज डेवलपमेंट की बात कर रही है रूरल एरिया में सर, जैसा कि किसान है, किसानों के हित, क्योंकि रूरल में जो भी गांव में तो किसान ही बसते हैं, कोई बिजनेसमैन तो बसता नहीं है, और ज्यादातर लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। और किसानी जो फार्मिंग हो रही थी गांव में, इतनी ज्यादा समस्या, लोग मेहनत तो बहुत अच्छा करते हैं, पैदा भी करते हैं, क्योंकि और पैदा करने के बाद जब लागत इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग जब लास्ट में आते हैं तो उनका पूरे साल का लेबल हो जाता है। मतलब कि किसान जितना लगाता है बस उतना ही निकाल पाता है, उससे उसका कोई फायदा नहीं होता, बस उसमें लगा रहता है। क्या भविष्य में इस समस्या से, मतलब किसान, क्या आगे चल के कोई ऐसा प्लान आएगा या ऐसा कभी संभव होगा कि जो किसान लोग काम कर रहे हैं गांव में, जो समस्या है किसानी की, मतलब उनकी लागत से भी उससे ज्यादा पैदावार, उसका इनकम कैसे निकले? अच्छा सर क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला थी कि अगर एक इंडिविजुअल किसान जिनके पास 2-5 एकड़ है, देखो हर एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम को एड्रेस करना मुश्किल होता है, मगर एक किसान गांव के साथ में आते हैं और साथ में आके ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हम बोल रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण दूंगा, नासिक में सह्याद्री एग्रो करके एशिया की सबसे बड़ी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनका ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के ऊपर, और इसमें 800 से ज्यादा फार्मर उनके स्टेक होल्डर। तो जब फार्मर साथ में आते हैं और उनको मिलके, सपोज एक 500 एकर्स है तो 500 एकड़ पे प्लानिंग हो सकती है, और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। तो इसमें क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी हम देंगे, और इनके ड्रॉट है और फ्लड है, इसमें किसानों का जो भी नुकसान होता है, और आजकल काफी, जैसे मैं एक आंदोलन था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उनसे मैं जुड़ा हुआ था, और महाराष्ट्र में हम 3 साल इसके हर एक गांव में जाके किसान को साथ में लाके ट्रेनिंग देते थे। पद्मश्री पाड़ेकर गुरुजी है, तो उसमें उनका कहना है कि आप 1 एकड़ में मिनिमम वाटर यूटिलाइजेशन पे आप 2-2, 4-4, 5 लाख का इनकम निकाल सकते हैं। बट क्या है इसमें कि ये सब चीजें अवेलेबल है फार्मर, और इंडिविजुअल वहां का जो किसान है ना, वो बाजू वाले को देख के, दूसरे किसान को देख के खेती करता है। बट अगर ये पूरा साथ में जो आते हैं ना, तो वो फिर साथ में प्रॉब्लम को फेस कर सकते। देखो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हम को सोल्यूशन देना मुश्किल है, मगर जब हम दोनों ना कोलैबोरेशन, जब साथ में आ जाएंगे ना लोग, देखो तो जैसे किसानों का आंदोलन, ये ऐतिहासिक आंदोलन था, और वो सक्सेसफुल कैसे हुआ? क्योंकि किसान साथ में आ गए और उन्होंने ठान लिया कि भाई अभी हम साथ में ही जिएंगे, साथ में ही मरेंगे। तो वैसे कोलैबोरेशन जो है ना, जैसे कोलैबोरेशन इज द की टू सक्सेस। तो फार्मर को अभी अकेले अकेले प्रॉब्लम नहीं है, साथ में आना पड़ेगा, और इसका बेस्ट सोल्यूशन जो रूरल डेवलपमेंट में मुझे लग रहा है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हर एक गांव में चालू होनी चाहिए। क्योंकि देखो इंडिविजुअल है तो साथ में रहे, जैसे पुंसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सरकार 1-1, 2-2 करोड़ का फंडिंग अवेलेबल करके दे रही है, इंडिविजुअल किसान को तो नहीं दे सकते हैं। तो इसका मुझे जो सोल्यूशन लग रहा है, अरे देखो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, बट सोल्यूशन के लिए लोगों को साथ में आना पड़ेगा, और वहां के फिर यूथ को ही लेके वहां पे एक लीडरशिप देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से देश की बात के फाउंडेशन का जो है पॉजिटिव नेशनलिज्म, उसके थ्रू हमारे गाँव गाँव में तो लीडर ही क्रिएट कर रहे हैं।
और हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी कनेक्टेड है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेगी। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया सर। हमारे अगले साथी हैं हिमाचल प्रदेश से पवन जी। पवन कुमार जी, आप अपना प्रश्न रखिए। हिमाचल प्रदेश से पवन कुमार जी। पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अजी सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी पवन जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न रखिए आप। सबसे पहले सर नमस्कार। आपने जो आज का जो विषय पर बात रखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर रूरल डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। हम सर ऑलरेडी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी हिमाचल में रूरल एरिया में कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल काम कर रहे हैं अपने 12-13 ऑफिस के साथ। तो सर हम अगर अपने काम को अधिक फैलाना चाहते हैं क्योंकि पूरे स्टेट, थ्रू आउट स्टेट, इसके लिए हम आपसे किस तरह से हेल्प इसमें ले सकते हैं ताकि हम अपने काम को ज्यादा बढ़ा सकें? क्योंकि हमें जो बेसिकली जो चैलेंज आ रहा है फिलहाल रूरल एरिया में काम करने का, वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग रूरल एरिया में काम करने के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में सक्सेस जो है वो बड़ी आसानी से ली जा सकती है। क्योंकि मैंने खुद 3 साल मुझे काम करते हुए यहाँ पर हो गया है, मैं MBA करके आया हूँ, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएट पर्सन भी कोई रूरल एरिया में काम करके तैयार नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब है तो फिर तो वो ठीक है, लेकिन प्राइवेट में वो करने के लिए रेडी नहीं है। और यही मुझे लगता है कि थोड़ी समस्या इंडिया की है कि लोग जो है गाँव से शहरों की और शहरों से बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। पवन जी थैंक यू। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपने MBA किया और आप गांव में हो। जब एक MBA किया हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा यूथ गांव में जाके एक मॉडल डेवलप करता है और वो मॉडल को सक्सेसफुल करता है, और अभी काफी हो रहा है। सो आपके जैसे यूथ ही आप एक, हम उसको POC बोलते हैं कॉर्पोरेट में, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आप गांव में जाके एक मॉडल खड़ा करते हैं और वो मॉडल दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो लोग सक्सेसफुल मॉडल को फॉलो करते हैं। तो ये कहे कि देश बदल रहा है। आपके जैसे यूथ MBA होके गांव में जाके ये सब कर रहे हैं। और आपने जैसे बोला कि आपकी कुछ माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से देश की बात फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली ये जो आज है इंडियन यूथ डायलॉग, इसके लिए कि इंडियन यूथ का सबसे बड़ी समस्या वो एम्प्लॉयमेंट की है। और फिर ये आपके जैसे पढ़े लिखे ही बंदे क्रिएटिव सॉल्यूशन लेके गांव में जाए और एक मॉडल क्रिएट करे, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली ये सब पॉजिटिव वे में जा रहा है। और मैं एग्जांपल दूंगा, 15 दिन पहले मैं गांव में गया था, तो अभी हर एक गांव में इंटरनेट तो पहुंचा है। तो कोरोना में जो वर्क फ्रॉम होम है ना सर, तो वर्क फ्रॉम होम आप फिर शहर से करो नहीं तो गांव से करो। तो जो कॉर्पोरेट के अच्छे टॉप लेवल के बंदे हैं, मेरा एक दोस्त है इधर 40 गांव के उधर एक गांव है, वो एक इंटरनेशनल कंपनी का AVP IT है, और वो गांव में 2 साल से है। उसने वो सिर्फ 30,000 रुपए खर्चा करके उधर उसके घर में ये लिया है, और ही इज सपोर्टिंग टू मोर देन 35 कंट्रीज। तो आपको आज वो एक्सेस अवेलेबल है। अगर गांव में आपका इंटरनेट है तो आपको एजुकेशन अवेलेबल है। सो डेफिनेटली ये सब कोरोना के बाद ना, सी द वर्ल्ड आफ्टर कोरोना इज डिफरेंट देन द वर्ल्ड बिफोर कोरोना। तो कोरोना के बाद जो आप ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, तो काफी सारे पड़े। अभी जैसे है मुझे ऑफिस ही नहीं जाना है, तो मतलब क्या है, फिर मैं गांव में जाके, मेरे घर में कंप्यूटर है, मेरे पास इंटरनेट है, मैं दुनिया में किसी भी लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो ये सब बदल रहा है, और इसका तो इंस्पायरिंग मॉडल आप ही हो। बाकी देश की बात फाउंडेशन के साथ मिलके ये जो माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है और गांव में हम क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल करके दे सकते हैं, यही मेरे ख्याल से देश की बात का जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनी थी उसमें हम भी थे। तो ये सब सॉल्यूशन पे हम सोच रहे हैं। एंड देश की बात फाउंडेशन एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर थिंकिंग ऑन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर रियली क्रिएटिंग दिस रूरल डेवलपमेंट मॉडल। थैंक यू। तो सर अगर हमें कोई अपने स्टाफ के लिए कुछ लीडरशिप डेवलपमेंट करे, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करने, सर लीडरशिप ट्रेनिंग डेफिनेटली हम भी दे रहे हैं। तो लीडरशिप क्या है कि ऑटोमेटिकली देखो लीडर आदमी कैसा डेवलप होता है,
आप जहाँ पे भी रहते हो, यू बी अलर्ट अबाउट द प्रॉब्लम अराउंड, और वो प्रॉब्लम के बारे ज्यादा सोचने से अलावा मीन्स वो सोल्यूशन पे सोचो, और जैसे आप सोल्यूशन देना चालू हो जाते हो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हो। बाकी लीडरशिप ट्रेनिंग एज सच जो देनी है वो हम देंगे, बट दिस इज अगेन माइंडसेट, लीडरशिप इज अ माइंडसेट। तो वहां की समस्या देखो, मैं अगर रोना चालू करूंगा तो मुझे सोल्यूशन नहीं आएगा, बट मैंने सोचा कि यार जो भी प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम है, इसको मैं सोल्यूशन दूंगा। तो वही है सोल्यूशन सेंट्रिक माइंडसेट, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ क्रिएटिंग लीडरशिप, और वो लीडरशिप ऑटोमेटिकली तुम्हारी विद टाइम इवॉल्व होती जाती है, क्योंकि लीडरशिप आप जब चालू करते हो तो फिर लीडरशिप धीरे धीरे आपकी भी ऑटोमेटिकली मैच्योर होती है, इवॉल्व होती है। तो एज अ ट्रेनिंग पार्ट वी आर अवेलेबल, वी कैन गिव इट टू यू। शुक्रिया, शुक्रिया सर। जूम से जुड़े सभी श्रोताओं से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप हैंड रेज का माध्यम यूज करके अपने प्रश्न हमारे वक्ता से पूछ सकते हैं। हमारे अगले श्रोता हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। संजय सिंह जी, यूपी से। संजय सिंह जी, आप अपना प्रश्न रखिए। जय हिंद सर। मैंने आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? यस जी संजय जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। जी सर। सर मैं गांव में का निवासी हूँ, तहसील राठ है यूपी में। तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और मैं जानता हूँ कि 60% रूरल एरिया में मूलभूत सुविधाएं नहीं, जैसे रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्टल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स। तो ये हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे को या मेरे अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके। और इंटरनेट का जहाँ तक सवाल है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं रहेगी तो इंटरनेट काम कैसे करेगा सर? तो हमें ये मूलभूत सुविधा बहुत जरूरी है अवेलेबल कराना, तभी रूरल डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर कोई इंडस्ट्री भी सेटअप होगी, मिनी इंडस्ट्री, तब भी सर मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मेरा बस यही है कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जब ज्यादा स्कूल्स खोलेंगे, ज्यादा हॉस्पिटल्स बनेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और मैं बस इस दिशा में थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। तो संजय सिंह जी धन्यवाद। इसका मेन है, अरे देखो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो फॉर्चुनेटली डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है, तो और ग्राम पंचायत जो है वो वहाँ, और ग्राम पंचायत का जो मुखिया है, हम सरपंच बोलते हैं जो भी है, तो ये मेन आपका जो सुविधा है सरकार ने तो दी है। तो जो मैंने मेंशन भी किया था कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, सो ग्राम पंचायत के टीम हर एक, जैसे हम एमपी चुन के देते हैं, वैसे हमारे गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य को भी चुन के दे सकते हैं, और उनके थ्रू ये सब, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरे गांव में, मैं अगर फोटो आपको दिखाऊंगा, तो अभी 15 दिन पहले गया था, मैं इतना हैरान हो गया कि इतनी अच्छी स्कूल है तो गांव शहर में भी नहीं है। तो वो पूरा आपके, और वो क्यों हो पाया, वहां के हमारे जो ग्राम पंचायत के सदस्य है, थोड़ा सा मैं बीच बीच में जाते रहता हूँ, उनको मोटिवेट करते रहता हूँ कि अगर ये देश को पढ़ेगा, बट इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ग्राम पंचायत को वहां पे एक्टिव होना चाहिए। और जैसे आपके जैसे यूथ है, आपको ये ग्राम पंचायत सदस्य से, क्योंकि ग्राम पंचायत ही फिर आगे एमएलए, एमपी और सरकार से सब सुविधा ला सकते हैं। हम मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, ये सब सुविधा आपकी ग्राम पंचायत के थ्रू आएगी। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को पूछो। आप जैसे यूथ, मेरे ख्याल से जैसे राजनीति में भी अगर बदलना है तो यूथ को पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से गांव में यूथ लोगों को भी एक ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करके, ग्राम पंचायत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इंडिविजुअल मांगोगे तो वो देना मुश्किल होगा। मगर ग्राम पंचायत डिमांड कर रहा है, ग्राम पंचायत ने एक प्रोजेक्ट बना के दिया है कि मुझे गांव में एजुकेशन के लिए करना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए करना है, फार्मिंग के लिए करना है, और इसका इतना बजट है, तो वो सब हम अवेलेबल करके देंगे। क्योंकि फिर वो एक संस्था हमको अप्रोच करी ना। ग्राम पंचायत तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारा बेस है, और उनकी रिक्वायरमेंट अगर है तो ऊपर देना ही देना है। सबसे बड़ा रोल मॉडल यही है कि दिल्ली गवर्नमेंट के वजह से इसका अवेयरनेस बढ़ा है। 5 साल में एक सरकार अगर प्रॉपर काम करती है और सरकार में अच्छे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है,
तो कितना जबरदस्त, जैसे ये एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं, वहां पे हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं, क्यों? बिकॉज देयर इज अ राइट पार्टिसिपेशन, यूथ पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन। तो ये इसका जो आपने जो सोल्यूशन, आपने जो प्रॉब्लम बताया, तो ये यूथ को ग्राम पंचायत के माध्यम से आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और फिर आप एक जैसे लिखो सरकार को, तुम्हारे लोकल सरकार के लिखो, केंद्र सरकार के, बिकॉज फाइनली बजट तो तुम्हारा केंद्र सरकार और लोकल सरकार ही देता है। और जो भी पैसा सरकार बोलती है कि हर महीने में ये लोग 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट करो, हमारा ही पैसा है ना, तो हमारा पैसा हमारे समस्याओं के लिए ही वहां पे यूज किया जाएगा। अभी जनरली शहर के लोग, जैसे मैंने बताया, खाना तो गांव से ही आता है। अगर गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, मूलभूत सुविधा नहीं, गांव ने अगर फार्मर ने सोच लिया कि मुझे फार्मिंग ही नहीं करना है, तो शहर के लोग तो भूखे मर जाएंगे। सो आई थिंक राइट पार्टिसिपेशन, और थोड़ा सा मैं बैलेंस अप्रोच रखता हूँ कि आपको राजनीति, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये राजकारण भी समाजकारण करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो लोकल यूथ को मैं गांव के लेवल पे, अब आप पर्टिकुलरली गांव में हो तो ग्राम पंचायत को एक्टिव करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत को, सरपंच को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कठिन प्रश्न पूछने पड़ेंगे। हम क्या है कि कठिन प्रश्न पूछते नहीं गाँव सरपंच को। थैंक यू। शुक्रिया। हमारे अगले श्रोता विमल कुमार बोस जी वेस्ट बंगाल से, अपना प्रश्न रखिए विमल कुमार जी। हाँ, सर अनम्यूट कीजिए आप। विमल जी आप अपनी बात रखिए, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, शायद आपके नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है, तो आप वीडियो बंद करेंगे तो आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी। अब विमल जी थोड़ा सा, जी जी आप अपना प्रश्न रखिए। शायद विमल जी के नेटवर्क में कुछ इशू है। हमारे अगले श्रोता हैं ललित चौहान जी हरियाणा से। ललित जी आप अपना सवाल रखिए। ललित जी आप सुन पा रहे हैं? जय हिंद सर। जी ललित जी आप अपना प्रश्न रखिए। हेलो, थैंक यू वेरी मच अंकित यादव जी और सुभाष तंवर जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर हमारे बीच में रखा। अगर हम ये पॉलिसीज पूरी की पूरी अगर कोशिश करें भारत की इकोनॉमी में और गांव में लागू करने की, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे आ सकते हैं। तो इसके लिए सुभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने लेक्चर के बीच में कहा कि हमारे देश के अंदर 1.5 करोड़ युवा हर साल बाहर आते हैं रोजगार की तलाश के लिए। सर जब हमारे देश के अंदर उन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, तो फिर वो जो जिसे हम एलीट ब्रेन कहते हैं, जो सबसे अच्छा ब्रेन होता है, वो विदेशों की बाहर, मतलब विदेशों में काम करने के लिए चला जाता है। तो सर हम इसे कैसे रोके, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन है कि जैसे मैं 10 साल विदेश में था, मैं विदेश में एक कंपनी का, तो मैंने विदेश में काम किया, मेरे पास ऑप्शन था कि विदेश में सेटल हूँ। और मैं फिर 2013 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, तो मुझे एक सीयू 10 साल फॉरेन में वर्ल्ड वाइड घुमा हूँ, तो मुझे लगा यार मैं ये देश में पढ़ा लिखा, सब मेरे को ये देश ने दिया, बट हमारे जैसे भी, मेरा तो एक समय कि जब तक मैं इंडिया में था तो मेरा काम तो कर रहा था, मगर इकोनॉमिक जो प्लेटफॉर्म और जो सक्सेस है वो नहीं था। तो 10 साल मैंने बाहर रहा और वहां पे मैंने काम कम किया, और मगर उसका रिजल्ट वहां पे क्या है कि इनपुट कम डालो आउटपुट ज्यादा मिलता है, बिकॉज यू आर पेड सो वेल। तो इसका यही भी है कि यहाँ पे इवन हमारा सरकारी, जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, एडोब का सीईओ इंडियन है, IBM का सीईओ इंडियन है। सो क्या है कि बाहर ना, अभी जो हमारे जो यहाँ के एलाइट क्लास है, उनको उधर की सरकार एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देती है और वहां पे उनकी क्रिएटिविटी को प्लेटफॉर्म देती है। तो ये जो है अभी हर एक का माइंडसेट है। मैं चाहता तो मैं फॉरेन में सेटल हो सकता था, मगर मुझे लगा कि एट वन स्टेज सब वापस आके पे बैक टू कम्युनिटी, पे बैक टू सोसाइटी देना जरूरी है। तो ये हर एक का एक इंडिविजुअल माइंडसेट है। उसके लिए जितने वो लोग, आई वुड से सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक आधी कंपनी चालू करनी है
तो इतने गवर्नमेंट के प्रोसेस में अटका देते हैं। जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो रिवर्स, जो लोग वापस आना चाहते हैं, इनके लिए सरकार बोलती है, मगर वो जो बेसिक वन विंडो प्लेटफॉर्म है वो दिल्ली में मेरे ख्याल से उस पर सोल्यूशन दे रहा है। तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी पोस्ट पेंडिंग के कोरोना के बाद काफी लोग आ रहे हैं, बट इसका सोल्यूशन यही मैं बोलूंगा कि अगर रूरल डेवलपमेंट पे रियल काम होना जरूरी है, तो जो शहर के लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग भी गांव से ही आए हुए हैं, और इवेंचुअली 20-30-40 साल पहले हम लोग गांव से माइग्रेट शहर में हुए। अभी शहर में तो इतने ऑप्शंस नहीं है, तो अगर रूरल डेवलपमेंट पे काम होना है तो जो शहर में रह रहे हैं, जो प्रिविलेज क्लास है, उनको अपने गांव में ये इस पे फोकस करना पड़ेगा। मैं यही थोड़ा अपील करूंगा कि जो शहर के लोग हैं उनको ये जो आज का सब्जेक्ट है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल, ये सब प्रॉब्लम का जो रूट है ना, वो एक्सेसिव अर्बनाइजेशन है, शहर के लोग ही है। क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन शहर वाले ज्यादा, नॉर्मली मैं बोलता हूँ शहर का प्रोड्यूस करता है, शहर कुछ नहीं प्रोड्यूस करता है। शहर प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, पोल्यूशन, गार्बेज, करप्शन और सब। तो ये सोल्यूशन है। तो गांव के जो अभी हमारे जैसे, मैं गांव में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो गांव में शहर वालों को जो एलाइट क्लास है उनको बोलूंगा कि हम आप एक एक दो 5-10 लोग इकट्ठा आओ और एक एक दो गांव एडॉप्ट करो तो ही। और जैसे एक रिपोर्ट जो मैंने अभी बुलाई 28 फरवरी 2022 का रिपोर्ट में आईपीसीसी बता रही है कि अगर आगे ये पृथ्वी को बचाना है, सेफ गार्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग नेचर इज की टू सिक्योरिंग अ लिवेबल फ्यूचर। मीन्स सेफ गार्डिंग और स्ट्रेंथनिंग नेचर, जो इको है ना, इको को स्ट्रॉन्ग करना है तो सर एक ही सोल्यूशन है। इवन शहर वालों को बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके अगले जनरेशन को बचाना है तो आपको इको बचाना होगा, और इको शहर में है ही नहीं तो बचाएंगे कहाँ से। तो आप गांव में एक एक दो गांव एडॉप्ट करो, 10-12 लोग साथ में आओ, तो थोड़ा सा आपको भी, मेरे ख्याल से आपके गांव के कोई पढ़े लिखे शहर में रहेंगे तो उनको अपील करना पड़ेगा कि भाई अभी ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बोल रही है 25-30 साल में ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है, तो शहर वालों के वजह से ये सब प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा गांव की तरफ फोकस दो, तो एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन ये पृथ्वी जीने लायक रहेगी। तो डेफिनेटली इसमें ये है कि शहर के लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और गांव में इंटरनेट है तो क्या चाहिए। अभी शहर में जैसे मैं रह रहा हूँ, क्या परिस्थिति है, हम इधर भी घर में रह के रोज के 12 घंटा तो इंटरनेट पे चल बिना इंटरनेट के जी नहीं सकता आदमी। तो अगर इंटरनेट गांव में अवेलेबल है तो तुमको जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गांव में अवेलेबल है, सो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। सो आपको भी, आपके कोई रहेंगे तो उनको अपील करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली अगेन आई एम कमिंग बैक, देश की बात फाउंडेशन जो काम कर रहा है, ये शहर, देयर इज अ बैलेंस, रूरल और अर्बन का एक मिक्सचर हम बना रहे हैं कि हम रूरल को बोल रहे हैं आप रूरल में रहो, और आपको रूरल में रहने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए जीने के लिए, और शहर वाले को हम वहां पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हमको भी है, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, इस पे हम काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इस पे सोल्यूशन निकलेगा। यस, बी पॉजिटिव, जैसे सकारात्मक राष्ट्रवाद है, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग सोल्यूशन आ जाएगा। शुक्रिया सर। और आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सभी श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब दिया। समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए हम अपने सत्र को आगे की तरफ लेके चलते हैं और फेसबुक लाइव के द्वारा जुड़े हुए श्रोताओं का सवाल हम सामने रख लेते हैं। तो फेसबुक लाइव की तरफ से अमित कुमार झा जी का प्रश्न है, विश्व में आधुनिकीकरण के साथ प्रकृति को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत में भी जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई कमजोर हो रही है। सरकार द्वारा पर्यावरण मित्रों को दबाया व कुचला जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता एक बेहतर कल के लिए सक्रिय राजनीति में पर्यावरण संरक्षण विमर्श में आना चाहिए और इस पर कड़े कानून बनने चाहिए? सर, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान किया गया है, जल, जंगल, जमीन, वायु का, because preservation of nature is basic for our human livelihood। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, बट जो हमने जिनको चुन के दिया है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कि नहीं। थोड़ा सा हम जिसको थोड़ा सा जो चल रहा है कि हम जिसको चुन के दे रहे हैं, इनको इंडिया का प्रॉब्लम है कि हम बेसिकली पढ़े लिखे को इतने जल्दी प्लेटफॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम अपना इधर, ये देश इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम में है कि हम जात धर्म में इतने बटे हुए हैं, तो वोटिंग के टाइम हम अपनी जात, धर्म, कास्ट, कम्युनिटी को देखे
वोट करते हैं, ना कि हमारे प्रॉब्लम को देखिए। तो हमारा अगर प्रॉब्लम जल जंगल जमीन बचाना है, तो जिसको समझता है इसके बारे में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जो प्रॉब्लम पे सोल्यूशन दे सकता है, उसको आपको चुन के देना पड़ेगा। सो इवेंचुअली इसके प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, लोगों की इसकी जानकारी भी है। बट सर इसका एक ही सोल्यूशन है अभी। वैसे भी जो आज आईपीसीसी का रिपोर्ट है, 25-30 साल में ये पृथ्वी जीने के लायक नहीं रहेंगे, तो जो गांव वाले हैं हमारे जैसे, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आपको, आपने जिनको चुन के दे, देखो आज प्राइवेट में नौकरियां नहीं है। एक ही चीज, जो प्लेटफॉर्म हमको सोल्यूशन दे सकता है वो है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ मशीनरी। वो कल पैसा छापना है तो पैसे भी छाप सकती है ना। प्राइवेट कंपनी तो पैसे नहीं छाप सकती। अगर गवर्नमेंट को कल लगा कि उनको एक चीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट, इसके वजह से ही अगर ये बढ़ना है, तो उधर सरकार ही पैसे डालने वाली है, कोई अंबानी अडानी पैसे नहीं डालने वाला। तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम बहुत है, बट आपको प्रॉब्लम, समस्या वाली माइंडसेट से बाहर निकल के यू हैव टू डेवलप सोल्यूशन सेंट्रिक माइंडसेट। प्रॉब्लम सर आज है, देखो जब तक प्रॉब्लम, जब तक जिंदा है तब तक ही रहेगी, मरने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और आज तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, तो सोल्यूशन पे ही सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। आप सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया सर। तो हम अपने सत्र को आगे बढ़ते हैं। मैं अपने साथी विजय माथुर जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे वक्ता के द्वारा दिए गए वक्तव्य का सारांश हमारे श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करें। विजय माथुर जी। धन्यवाद डॉक्टर अंकित गुरवान जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी विजय जी, आपकी आवाज क्लियर है, आप बताइए। आज हमारे जो वक्ता आशुतोष तंवर जी ने आज पर्यावरण के बारे में जो हमें जानकारी दी, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन वगैरह के बारे में जो हमें जानकारी दी, जो हमें उन्होंने बताया कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारी जो आने वाले जीवन पे क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, जैसे जगह जगह बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया ग्रेटा थनबर्ग का, कि भाई वो एक कम उम्र में होने के बाद वो लड़की इतनी जागरूक है कि उसने पूरे देश का ध्यान इस ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरे की तरफ खींचा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने शहरीकरण का उदाहरण दिया, बॉम्बे का उदाहरण दिया, गाड़ियों में जिस तरह बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और उसके कारण तमाम समस्याएं उत्पन्न होनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ोतरी के कारण जो वार्मिंग हो रही है, और उन्होंने जो बताया कि हम किस तरह से अपनी जीवन शैली पर को बदलाव कर सकते हैं इको फ्रेंडली सिस्टम से। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को प्रकृति से भी जोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है उसके भी खतरों के बारे में उन्होंने हमें बताया, उससे भी होने वाले दुष्परिणाम के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें एनर्जी भी बचानी चाहिए। अगर हम एनर्जी बचाएंगे तो जो एनर्जी के जो उत्पादन करते हैं, जैसे कोयले से बिजली बनती है, तो उसके कारण जो पॉल्यूशन होता है उसका भी हम बचाव कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे शहरीकरण को जब हम ध्यान देते हैं तो हमें कंक्रीट का जंगल दिखाई देता है, और जब गाँवों की कल्पना करते हैं तो हमें एक हरा भरा एक वातावरण दिखाई देता है, खिलखिलाते, जो वहाँ पे झरने, नदियाँ और हरियाली, और उस दिशा में भी हमें काम करने की जरूरत है। और गाँवों के बारे में तो विशेष रूप से उन्होंने काफी विस्तार से बताया कि गाँवों में हम बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकते हैं, और जो गाँव से जो पलायन शहरों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे जनसंख्या भी बढ़ोतरी हो रही है, उसका भी प्लान हो सकता है। और गाँव में हम इको फ्रेंडली सिस्टम के द्वारा गाँवों का हम विकास जब तक हम नहीं करेंगे, समस्या बनी रहेगी। गाँवों के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, उनके लिए ग्रामीण स्तर पे ही रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए, स्वरोजगार के लिए भी उन्होंने कहा। और उन्होंने एक चाइना का उदाहरण दिया कि 5 लाख में स्किल सेंटर हैं चाइना में, और भारत में सिर्फ 18,000 स्किल सेंटर हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि शहर में जो हमारे 1.5 करोड़ युवा हर साल
रोजगार के लिए आ रहे हैं और हम 12 लाख रोजगार इस वक्त देने में अभी सक्षम हो पा रहे हैं, वो भी उसमें भी बड़ी अड़चनें आ रही हैं। तो उन्होंने गाँवों की तरक्की के लिए, गाँव को खुशहाल बनाने के लिए, गाँव की जीवन शैली अपनाने के लिए, गाँव को के में ही स्थानीय स्तर पे लोगों को वो सारी सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की हों, चाहे वो खेल-कूद की हों, चाहे वो सैनिटेशन की हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट की हो, चाहे वो खाद की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो और स्वास्थ्य की हो, एजुकेशन की हो और चाहे किसी भी तरीके की, अगर हम जब तक गाँवों को अच्छी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल एक माहौल बनाएंगे वहाँ पर, तभी हम इन समस्याओं का प्रदूषण की समस्याओं का निवारण कर पाएंगे। और यहाँ मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा साथ में कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हालाँकि हर विकास के सामने अपने नकारात्मक और सकारात्मक नतीजे होते हैं, लेकिन जब निवासियों के लाभ के लिए विकास किया जा रहा हो, तो पर्यावरण का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर बिना पर्यावरण की परवाह किए विकास किया गया, तो पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होंगे, जिसके इसके स्थानीय निवासी भी इसके दुष्परिणाम से बचेंगे नहीं। आर्थिक विकास का आनंद लेने के लिए यह काफी जरूरी है कि हम पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण को विशेष महत्व दें। पर्यावरण और आर्थिक विकास के संतुलन के मध्य संतुलन स्थापित करना काफी आवश्यक है। इस प्रकार से प्राप्त हुई तरक्की का आनंद न सिर्फ हम ले पाएंगे, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित होंगी। धन्यवाद। ओवर टू अंकित दोरवाच। शुक्रिया विजय माथुर जी, आपने हमारे वक्ता के द्वारा दिए गए वक्तव्य को बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सामने रखा। मैं फेसबुक लाइव के द्वारा जुड़े हुए अपने साथियों से को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप भी देश के जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देश की बात फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 8800589339 के द्वारा हमसे संपर्क कर इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। मैं पुनः हमारे जो वक्ता हैं श्री सुभाष तंवर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के विषय का हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें किस तरह हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कार्य कर सकते हैं के बारे में हमें बताया। साथ ही मैं हमारी टीम, मेरे साथी विजय माथुर जी, हमारे बैकएंड पे साथी जो कार्य कर रहे हैं, कृष्णा यादव जी, विजय फुलारा जी, मनोज जी, रोहित जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के सत्र को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमारे फेसबुक एवं जूम के से जो श्रोता जुड़े हैं, उन सभी का मैं पुनः आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज शाम को जो हमारा सत्र है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज शाम का जो सत्र है, उसका विषय हमारा रहेगा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू साइंटिफिक टेम्पर, जिसके वक्ता रहेंगे गौर रजा जी। तो आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है।
हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंद्रियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, कि आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी।